हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं पंजाब से अमनीत कौर जी, जिन्होंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 और आरआरबी क्लर्क 2021 दोनों ही एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। ढेर सारी बधाई अमनीत और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। अमनीत, हमने आपका रिजल्ट सभी को बताया और आप बहुत जल्द अब बैंकिंग ज्वाइन करने वाली हैं, बैंकिंग सेक्टर। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन और अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम आएंगे और जानेंगे कि कैसे रुचि आपकी आई बैंकिंग सेक्टर की तरफ। मैंने ग्रेजुएशन पंजाब से की है, बीकॉम ऑनर्स से, डीएवी कॉलेज जलंधर से। और देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इसमें मैंने एमबीए किया है डीएवी यूनिवर्सिटी से। ये भी जलंधर से किया मैंने। एंड देन आफ्टर मतलब जब मैंने एमबीए कंप्लीट कर लिया, वैसे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मुझे ये था कि मुझे ना बैंकिंग में ही जाना है। तो मैंने इनिशियली कोचिंग्स भी ली, ऑफलाइन कोचिंग्स ली, बट मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि जिस तरह वो सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट करवा देते थे और हम स्पेस को पकड़ ही नहीं पाते थे। तो ऐसा लगता था कि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मुझे लगा कि थोड़ा फ्री होके फिर मैं इसको दोबारा मतलब कि कंटिन्यू करूंगी। तो फिर देन उसके बाद मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। फिर मेरी एमबीए कंप्लीट होते होते देन मैंने फिर एमबीए के बाद अपना बैंकिंग के लिए मैं मतलब बहुत ही सोचने के बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया, बिकॉज मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्मूथ है एंड और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। इसमें मुझे लगा कि मैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से मतलब आसानी से इस सेक्टर में जा सकती हूँ। और मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बहुत ही जल्दी मतलब इसमें मैं अपना स्टेप रख सकती थी, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और देन उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने जैसे मेंशन किया कि जब ग्रेजुएशन में थी तब आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन को एनालाइज किया एंड देन यू रियलाइज कि बहुत ही फास्ट इसमें चीजें होती हैं और आप कोप अप नहीं कर पा रही थी। ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के सामने आ रही होंगी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या उनको बताएंगे कि भले ही प्रोसेस बहुत जल्दी लगे, बहुत जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी हो, बट कैसे कोप अप करना है? मैम एक्चुअली मेरा ये पॉइंट था कि जो मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रही थी, तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता था कि बहुत ही उनका मेन मोटिव होता था सिलेबस कंप्लीट करवाना है। और वो मतलब कि हम उनके साथ मतलब ये है कि कॉप अप नहीं कर पाते थे। तो इसलिए मुझे लगता था कि मुझे अभी धीरे धीरे चीजों को समझते हुए मुझे आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, टॉपिक्स कंप्लीट करना है। ये मुझे मेरा मोटिव नहीं था। तो मुझे था कि मुझे हर एक चीज जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर प्रेफर किया कि मैं ऑनलाइन एक बार ट्राई करूं। देन उसके बाद मैंने जब अपना स्टार्ट किया, सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो फिर मैंने ऑनलाइन से ही स्टार्ट किया। तो मैं ये मतलब कि बाकी मैंने बहुत जनों को ये गाइडेंस दिया, मुझसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी बहुत कॉल्स आती थी कि आप बताओ कि कैसे बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करें। मतलब उस वक्त मैं सिलेक्टेड नहीं थी, बट फिर भी पूछते थे। लेकिन फिर मैं उनको यही बोलती थी कि अगर बैंकिंग में जाना है तो फिर सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ही ज्वाइन करना। मतलब ऑफलाइन थोड़ा टाइम टेकिंग है, आने जाने में, ट्रैवलिंग में भी बहुत टाइम चला जाता था। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि ऑनलाइन आप अपना कोर्स कोई भी लें। और करंट अफेयर्स जो है, जो हमारे मेंस में आता है, तो उसके लिए आप मतलब ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं गौरव गर्ग सर को। क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद मतलब नियरली 6 मंथ्स मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अपनी जब इनिशियल 6 मंथ थे, मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारी मेरे से मिस्टेक हुई, बहुत फेलियर्स भी आए। तो मैंने ये देखा कि जो मेरा करंट अफेयर पार्ट है वो बहुत ही लैक कर रहा है। तो जो मैं पढ़ती थी वो मुझे एग्जाम में जाके मुझे याद ही नहीं रहता था, या फिर वो क्वेश्चन मतलब मुझे पता ही नहीं था कहाँ से क्वेश्चन आ गया। देन फिर मुझे मेरे सीनियर से ही पता लगा कि ये जो है स्टडी आईक्यू है, यहाँ से गौरव गर्ग सर जो है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट करंट अफेयर्स करवाते हैं। तो फिर जब मैंने उनका स्टडी फ्री में, पहले मैंने उनकी फ्री वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखा और स्टडी आईक्यू ऐप भी देखा। तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत छोटी वीडियो है, 30 मिनट्स की वीडियो है, और हम आसानी से डे में 30 मिनट्स निकाल के और सर का वीडियो देख के बहुत कुछ
मतलब रिमेम्बर हो जाता था। और जो सर वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते थे वो तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, और वो मैंने देखा है कि वो पेपर में आते भी हैं। तो उसके बाद जो सर 300 बेस्ट एमसीक्यू, वो तो सभी बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ 300 बेस्ट एमसीक्यू इनफ है क्या, ये मुझे थोड़ा डाउट था। बट फिर मैंने डेली वाला ही मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने डेली वाला भी किया, 300 बेस्ट एमसीक्यू भी किए, और सर का जो बैंकिंग सेपरेट पार्ट आता था वो भी मैंने कंप्लीट पूरा उसको अच्छे से पढ़ा। 2-3 बार सर की जो वीडियोस है वो मैं देखती थी। और जो सर का जब मतलब कि लास्ट जब डेज होते थे, 20 डेज या 30 डेज रह जाते थे एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, तो फिर मैंने सिर्फ सर की 300 बेस्ट एमसीक्यू देखी। मतलब मैं जो आगे आने वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप विद इन 6 to 8 months अगर आप बैंकिंग में मतलब कि चाहते हो कि जॉब हो, तो फिर ब्लाइंडली आप करंट अफेयर्स के लिए तो गौरव सर को फॉलो करो। और जैसा वो मतलब पढ़ाते हैं ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है कहीं और जाने की, कहीं और किसी मतलब लेंथी सब ये पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर सब कुछ कराते हैं। सर के जो एमसीक्यू पार्ट होता है वो मैं डेली अटेंड करती थी, उससे मुझे बहुत ही रिटेन करने में हेल्प हुआ। और जो सर की एक बुक भी थी, फेलियर टू ड्रीम, वो मैंने पूरी रीड की। और मतलब कि उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिला, और मतलब कि जो एक बैंकिंग एस्पायरेंट की लाइफ में जो चलता है ना, वो सब उसमें सर ने बताया, उसके सारे सॉल्यूशन बताए। तो वो बहुत ही अच्छा फेस था, और मुझे तो बल्कि मजा आता था सर की करंट अफेयर्स पढ़ने में, मुझे एंटरटेनिंग पार्ट लगता था। जो इनिशियली बोरिंग था मेरे लिए सबसे ज्यादा, मतलब मेरे लिए एक नाइटमेयर था, वो ही मेरे लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और सबसे नॉलेजेबल पार्ट बन गया। और एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो जैसे सर पढ़ाते हैं ना, मैंने ये बात नोटिस की है कि हम इसको मतलब एक पढ़ने के वे से नहीं हम पढ़ते, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे सर ना कुछ नॉलेज दे रहे हैं हमें, कुछ अच्छा कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जो हमें मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा। जो मतलब बहुत ही सर की जो इनसाइट सब बहुत ही अच्छी होती हैं। और मतलब क्या सर तो बस, जो हम कह सकते हैं ना कि बैंकिंग के लिए करंट अफेयर्स, गौरव सर is the best. Amit, you've already spoken a lot, and it feels so wonderful कि हमारी एक ऐसी student है who is doing who has done really amazing. और अगर गौरव सर इस बात को सुन रहे हैं तो he is surely very very proud of you. अमित, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि अगर कोई एस्पिरेंट है, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं और वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घबराए ना, क्योंकि बहुत सारे और चैनल्स खुले हैं। जरूरी है कि आप उन चैनल्स को कैसे पहचानते हैं और अपने जो लक्ष्य है उसके लिए कैसे उपयोग में लाते हैं। जैसे अमित ने एक चैनल ढूंढा और उसको उपयोग में इस तरीके से लाया कि आज वो आप आज हमारे सामने हैं एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर। Yes. अमित, अब मैं चाहती हूँ कि जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं उनका पैटर्न मोर और लेस सेम होता है। तो मैं चाहती हूँ अगर आरआरबी की बात करें चाहे एसबीआई की बात करें, कंसोलिडेटेड बैंकिंग अप्रोच किस तरीके से हो सकता है? यस मैम, बैंकिंग में ये है कि हमें बहुत ही मतलब क्लर्क और पीओ और आरआरबी हो या एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, सबके लिए हमें सेम ही सिलेबस मिलता है। तो उसमें हमें सेम लेवल की ही, या क्लर्क और पीओ में तो लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सिलेबस हमारा सेम होता है। ये हमें बहुत ही बेनिफिट है इसमें। ये है कि प्री जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए तैयारी करते समय हमें मेंस को भी साथ साथ में लेकर चलना है। प्री में ये है कि हमें इंग्लिश हो गया, क्वांट्स या रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये तीनों में हमें इनिशियली जो बेसिक्स है वो क्लियर करने होते हैं। तो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रीजनिंग में जैसे ट्रिक्स होगी, रीजनिंग में तो ट्रिक्स ही काम करेंगी। देन क्वांट्स हो गए, इसमें बेसिक सबसे पहले टेबल्स हो गए, अपने रूट्स हो गए, ये सब हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड देन उसके बाद थोड़े अर्थमेटिक टॉपिक भी बहुत जरूरी है, वो भी करना पड़ेगा, और डीआई भी इसमें जरूरी है। देन इंग्लिश के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि रीडिंग इज मस्ट। आप भले ही आप ग्रामर को एक टाइम आप पढ़ लो, एक बार एक रीडिंग मतलब सारे लेसन्स पढ़ लो, लेकिन उसके बाद रीडिंग जो है वो ही आपकी हेल्प करने वाला है एग्जाम में। सो रीडिंग इज मस्ट। देन उसके बाद आता है मेंस। मेंस में ये नहीं है कि जब अगर प्री क्लियर होगा तो ये हम मेंस पढ़ेंगे, मेंस को हमें साथ में ही लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं जब
प्रिपरेशन करती थी, तो मैं करंट अफेयर्स स्टडी IQ से गौरव सर का रोज मैं डेली उसको फॉलो करती थी। देन उसके बाद वीकली भी करंट अफेयर्स मैंने जो सर के 300 बेस्ट MCQ आते थे वो फॉलो करती थी। देन बैंकिंग जो सर का था वो भी मैं फॉलो करती थी। उसके बाद साथ साथ में मेंस के जो पजल्स हो गए रीजनिंग के, देन क्वांट्स के लिए हमें हाई लेवल DA करनी पड़ती थी। तो ये है कि ये हमें साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा प्री और मेंस का। देन इनिशियली एक टाइम आ ही जाता है, फिर मेहनत करते करते हार्ड वर्क करते करते कि रिजल्ट आता है और हमें कॉन्ग्रेचुलेशन आता है दैट यू आर सिलेक्टेड इन दिस बैंक। सो वो जो एक मोमेंट होता है वो वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो वो बहुत ही जो होता है ना, पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट होता है और हमारे लिए भी। सो बस ये है कि हमें लगे रहना है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर मतलब कि होता है ना रिश्तेदार बोलते हैं या फिर कई बार घर वाले भी बोल देते हैं कि नहीं चलो बस बहुत हो गया। बट मैं ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि विद इन 1 ईयर मैंने ये कंप्लीट कर लिया। लेकिन नहीं तो मैंने बहुत बच्चों से मैं पूछती हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 साल हो गए, उनको 3 साल हो गया। तो मैं ये मानती हूँ कि मतलब मैंने कंटिन्यू रखा, इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी अपना एग्जाम जो है क्लियर कर पाई। सो इसके लिए मैं गौरव गर्ग सर को ही अपना बहुत ज्यादा मतलब उनको थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरा एग्जाम क्लियर करने में मेरी हेल्प की। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही बिग रोल प्ले करता है, इट्स अ गेम चेंजर। सो उनकी वजह से वो इतना हार्ड वर्क करते हैं और इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं हमारे लिए, तो ताकि बच्चों को यह है कि ढूंढने में उनको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि कौन सा कंटेंट पढ़े कहाँ से पढ़े, तो इसमें टाइम चला जाता है। नहीं तो सर बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस हमारे लिए, क्वेश्चंस MCQ भी फ्रेम करते हैं और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा पॉइंट वो जो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में हमें बता देते हैं, जो हमें ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ बस रिमेम्बर रखने में, उसको रिटेन करने में, दोबारा रिवाइज करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। आई मस्ट से दैट आई सैल्यूट टू सर कि वो इतना अफोर्डेबल प्राइस पे हमें मतलब ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ही इज जस्ट अ गॉड ऑफ करंट अफेयर्स। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स ऑल्सो, एंड आई कांट मैं उनकी जो वॉइस है ना उनको मैं छोड़ नहीं सकती, कि मुझे ये है कि मुझे डेली डोज सर का चाहिए। जो सर का करंट अफेयर्स है ना वो डेली चाहिए, और ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज है। मैं मतलब कि करंट अफेयर्स जो डेली की न्यूज जो चलती है वो पता लगती है सर से। अवनीत, काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाजमी है कि एक बार हो सकता है ठोकर लगे, आप एग्जामिनेशन ना क्लियर कर पाए। और डेफिनेटली हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटल प्रेशर्स भी रहते हैं, लेकिन आप उससे घबराए ना, क्योंकि चुनौतियां ही हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती हैं, और तब मंजिल से जो आपका नजारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। और ये अवनीत भी अपने शब्दों में हमको बता रही है, और शायद आपको भी जो अवनीत की चमक है, जो खुशी है, उससे समझ में आ रहा है कि मेहनत का फल ऐसा होता है। अमित, आपने बताया कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। बहुत सारे ऐसे पोर्शन होते हैं प्री में जो मेंस में नहीं होते हैं, लेकिन मेंस में ऐसे ओवरलैपिंग सेक्शंस हैं। तो कैसे तैयारी करनी है, क्वेश्चंस के लेवल्स को कैसे मैच अप करना है प्री के लिए और मेंस के लिए? मैम एक्चुअली प्री जो होता है ना वो इनिशियली बहुत ही ज्यादा ना मतलब कि एक तो होता है ना मोटिवेटिंग होता है। उससे जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम इसको रोज हम इसको टाइम दे सकते हैं, उसको हम भले जितना मर्जी टाइम दे दे हमें वो अच्छा लगता है सॉल्व करना। जैसे कि प्री लेवल की पजल हो गई और क्वांट्स में जो प्री लेवल DA हो गई, वो उसमें हम टाइम स्पेंड करना हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब आती है मेंस की बात तो फिर वो पहले तो माइंड सेटअप बनाना पड़ता है कि आज मैं ना मेंस लेवल की DA करूंगी, या फिर आज मैं 2 घंटे दूंगी मेंस लेवल पजल को। तो ये है कि माइंडसेट, मेंस मींस माइंडसेट, हमें एक माइंडसेट बनाना पड़ता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और देन उसके बाद एग्जाम में भी मेंस में माइंडसेट ही काम आता है। जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तब भी एक फुल्ली मतलब एक शांत माइंड करके बिल्कुल, और ये सोच के कि हाँ मुझे ये मतलब पूरा कवर करना है मेंस लेवल जो मॉक है, तो बिल्कुल माइंडसेट पे जाकर ही उसको मैं क्लियर कर पाती थी, उसको मतलब अच्छे से दे पाती थी। प्री में तो ये है कि अगर हम अच्छे से बेसिक अपने कंप्लीट कर ले, डेली टारगेट्स कंप्लीट करें,
तो वो उसके लिए मतलब प्री में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, बट मेंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा हमारा जो ना माइंड का काम थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अमित, आपने अभी मॉक टेस्ट की बात की और माइंडसेट की बात की, बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। सबकॉन्शियसली अगर आप उसी मेंटालिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री और मेंस में, तो आप एग्जामिनेशन के लिए हाफ रेडी होते हैं। मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू किया आपने? मैम एक्चुअली इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं देखती थी ना, बाकी यूट्यूब पे भी सुनती थी कि मॉक टेस्ट तो आप स्टार्टिंग से ही लगाओ, पहले दिन एक बार लगा के देख लो। बट मुझे था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कैसे मॉक टेस्ट दे दूं। तो मैंने फिर मॉक टेस्ट को इनिशियली तो मैंने उसको दूर ही रखा। तो पहले मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए, थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा लगाया बेसिक्स पे, तो शायद इसीलिए आज मैं हर एक एग्जाम क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक्स पे थोड़ा ज्यादा इनपुट डाला। तो उसके बाद जब मेरे बेसिक क्लियर हो गए, जब मुझे लगने लगा कि हाँ ये मैं इस लेवल पे क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो फिर मैंने मॉक टेस्ट अपना देना शुरू किया। मतलब आफ्टर आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स मैंने अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो इनिशियली तो बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है कि फर्स्ट मॉक पे बहुत ही कम नंबर आते हैं। जैसे मेरे तो इनिशियली 40 मार्क्स तक भी आए थे इनिशियली, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं। बट फिर भी थोड़ा अपने आप को मोटिवेट किया कि अब नहीं, अब अगर अब इस लाइन में आ ही गए हैं तो ये अब करना ही है। तो फिर मैंने अपने आप को और जिस जो एरिया मेरे में मॉक टेस्ट में जो जहां मैं लैग कर रही थी, वो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया, उस पर थोड़ा और मेहनत की। देन उसके बाद मैं जब मॉक टेस्ट देती थी, जब देखती थी कि हाँ वो एरिया मेरा ठीक हो रहा है, उसको एनालिसिस करती थी। तो एनालिसिस पार्ट जो था वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिसिस की। हमें देखना पड़ता है कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ और कौन सी चीज में मैं ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। तो एनालिसिस करने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ ये जो है मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे 40 से 50, 50 से 60 ऐसे मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लग पड़े। तो फिर मेरी मैं ज्यादा मार्क्स पे नहीं, मैं परसेंटाइल पे ज्यादा देखती थी कि मेरी परसेंटाइल कहाँ जा रही। तो इनिशियली तो मेरी परसेंटाइल बहुत लो थी, 30, 40 ऐसे होती थी। लेकिन जब मेरा एसबीआई क्लर्क जब मेरा क्लियर होना था प्री, उससे पहले ही मैंने देख लिया था कि मेरी परसेंटाइल 90 जा रही है, 95 तक जा रही है। तो मुझे इतना हो गया था कि हाँ इस बार तो मैं कर ही लूंगी। और उसके बाद जब एग्जाम देकर आई तब भी मुझे था कि हाँ मैं कर जरूर, मेरा हो जाएगा। तो ये है कि बैंकिंग में ये एक और बात मुझे पता लगी कि एग्जाम जब हम देकर आते हैं ना, तो हमें ये पता लग जाता है कि हाँ ये मेरा एग्जाम हो जाएगा, ये मेरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आज हमारा आईबीपीएस पीओ का भी रिजल्ट आया, तो मुझे पहले ही पता था कि हाँ ये तो मेरा हो ही जाएगा, पीओ प्री का रिजल्ट। सो मतलब ये है कि हमें पता लग जाता है कि हाँ मतलब कि ये मेरा एग्जाम हो जाएगा बिकॉज ऑफ मॉक एंड इट्स एनालिसिस। मॉक टेस्ट और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अमनीत ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि उनके साथ भी ऐसा होता था कि कम परसेंटाइल आती थी, डिमोटिवेशन होता था। लेकिन शायद उसी का नतीजा है कि जैसे अमनीत ने भी कहा कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और शी ऑलरेडी नो कि कौन सा उनका एग्जामिनेशन क्लियर होना है और कौन सा नहीं। एंड होपफुली शी इज क्लियरिंग ऑल हर एग्जामिनेशंस। तो यस। जरूरी है कि आप अपने बेसिक्स को सही करें और मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। अमनीत, हमने आपसे अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की। एक जो इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, अगर वो थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डाल सके। मैम हाँ, मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। सो मॉक टेस्ट का ये है कि मतलब कि पहले तो मॉक टेस्ट देने का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे मॉक टेस्ट देना है। थोड़ी देर पहले आपको 5 मिनट बैठ के सोचना है कि मुझे रीजनिंग में मतलब अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं पहले ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन छोड़ूंगा। देन उसके बाद मतलब कि जब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ भूल के सिर्फ मॉक टेस्ट ही हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमें ये लगना चाहिए कि हाँ मैं रियल एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ और मुझे बस ये एग्जाम क्लियर करना है। सो मैं ये सोच के मॉक टेस्ट देती थी। और उसके बाद जब होता था कई बार कि वो टू द पॉइंट रिजल्ट नहीं आता था, टू द पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेशन से मतलब मैच नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये एक्साइटमेंट होती थी देखने की कहाँ मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कहाँ लैग कर रही हूँ मैं, क्या चीज है जो अभी भी रह रही है। सो मतलब वो जब एनालिसिस पार्ट है वो बहुत ही जरूरी है। एनालिसिस में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि
जो मेरे क्वेश्चंस है जो मैंने गलत किए हैं वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। सो पहले तो ये देखूंगी, देन उसके बाद जो मैंने जहाँ पर ज्यादा टाइम लगाया है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो देखूंगी तो वहां पर टाइम क्यों लग रहा है। उसके बाद मैं ये देखूंगी कि बाकी जो एवरेज मार्क्स है उस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वो मेरे मार्क्स उससे कम है या ज्यादा है। अगर तो कम है तो फिर मुझे उस पर वर्क करने की जरूरत है। देन उसके बाद ये एनालिसिस करने के बाद ही मतलब हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कि किस टॉपिक पे मुझे और वर्क करना है और कहाँ पर मैं सही जा रही हूँ। अमनीत ने जैसे समझाया कि आप देखें कि कौन सा पोर्शन है जहां आपका समय ज्यादा लग रहा है, कहाँ आप मिनिमाइज कर सकते हैं और कौन से सेक्शन पे आपको और मेहनत करनी है। हमने अमनीत से अलग अलग एग्जामिनेशन के हिस्सों पर बात की, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटल प्रेशर को किस तरीके से टैकल करना है, और चाहे जब आपकी मंजिल मिल जाए और एग्जामिनेशन आपको और देना है तो कैसे अपने आप को संयोज कर रखना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमनीत हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।